नेटफ्लिक्स का जैसा रियल लाइफ विलेन उसका होटल के ऊपर वाले कमरे में ठहरा और ड्रिल मशीन से फर्श में छेद करने लगा क्योंकि उसके नीचे था बहुत बड़ा सोने का दुकान। आज उसका अमीर बनने का सपना पूरा होने ही वाला था, लेकिन ड्रिल मशीन बीच में ही टूट जाता है। फिर शुरू होता है प्लान बी, जिसमें वो ऐसा कुछ बोल देता है जिसको सुनते ही जो जेवर वाले हैं वो खुद आकर उसके हाथ में बहुत सारे हीरे और सोने दे जाते हैं। सीन तो आगे धमाकेदार होने वाला है, लेकिन चलो पहले बुनियाद समझते हैं। चलो इसको नाम देते हैं विलेन। और विलेन का बाप था इंडियन व्यापारी और माँ थी वियतनामी, और घर था पूरा इमोशनल ड्रामा से भरा हुआ इमोशनल मेस। और एक दिन डैड ने बोला आई एम आउट। घर में कलेश था और स्कूल में तानों का बारिश और अकेलापन। उसके चलते ही उस बच्चे का दिमाग घूम गया और उसने अपनी डायरी पर एक दिन लिखा कि मैं आपको पछताने पर एक दिन मजबूर कर दूंगा पापा। और फिर शुरू हुआ वो सफर जिसमें प्यार कम और क्राइम ज्यादा था। दुकानों से चीजें चुराना, लोगों को झूठे चेक दे देना और छोटी मोटी चोरी करना उसे आसान लगने लगा था। उसी बीच उसको मिलती है एक पटाखा। वो उस पटाखा के साथ घूम ही रहा होता है, लेकिन पुलिस उसको धर लेते हैं क्योंकि जिसमें वो घूम रहा होता है वो कार वो भी चोरी का होता है। और वहां से उसको सीधा भेज दिया जाता है जेल में। पर जेल में वो इतना मासूम बनने का कोशिश करता है, वो इतना चार्मिंग नेचर का होता है कि वो सबको अपने हाथ में ले लेता है। और 7-8 महीने बीतते ही वो जेल से रिहा हो जाता है। रिहा होते ही वो अपने पटाखे के साथ शादी कर लेता है। तो एक दिन दोनों ने सोचा कि चलो थाईलैंड चल दे, क्योंकि उस वक्त थाईलैंड ट्रेंडिंग में था और दुनिया भर के टूरिस्ट वहां पे घूमने और डायमंड करने आते थे। फिर वहां पे उसने एक नया धंधा चालू किया। वो क्या करता था कि वो दुनिया भर के जो घूमने के लिए आए हुए टूरिस्ट होते उन लोगों के साथ दोस्ती कर लेता था, उन लोगों को प्यार में फंसाता था और उन लोगों के ड्रिंक्स में कुछ स्लीपिंग टैबलेट्स और ड्रग्स देके उन लोगों का पूरा सामान जो होता है वो लूट लेता था। पर एक दिन वो सोचा कि ये सब करके मजा नहीं आ रहा। फिर उसने नया फंडा चालू किया। उसने एक अमेरिकन टूरिस्ट जेनी को अपनी बातों में फंसाया, उसे लूटा और फिर बेरहमी से उसका हत्या कर दी। कुछ दिन बाद पुलिस को जेनी की लाश तैरती हुई एक पुल में मिली। वो सिर्फ बिकिनी में थी और उसका जो ऊपरी शरीर का जो कपड़ा होता है वो सारा गायब था। कुछ दिन बाद उसने एक दूसरा टूरिस्ट हकीम को लूट लिया और उसको जला के फिर बीच रास्ते पे फेंक दिया। कई दिनों बाद जब हकीम घर नहीं लौटा तो उसकी एक फ्रेंच गर्लफ्रेंड उसको ढूंढते हुई थाईलैंड चली गई, पर वो भी उसी विलेन का शिकार बन गई क्योंकि उसकी लाश बिकिनी पहने पानी में तैरते हुई मिली। लड़कियों की हत्या करने का उसका एक पैटर्न सा बन गया था। वो पहले अपनी बातों में, अपने चाम में वो लड़कियों का फंसाता, उनको ड्रग्स देता, फिर उनको बेहोश करता, फिर उसकी हत्या करता और लाशों को इस अंदाज में छोड़ देता सबको ये लगता कि वो हत्या नहीं, वो एक ड्रग्स करने की वजह से उन लोगों की मृत्यु हो गई हो। बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हर मर्डर के आसपास उस विलेन का कनेक्शन दिखने लग गया था। फिर उसको नाम दिया गया बिकिनी किलर। उसी बीच उसको मिल जाता है एक डच कपल और उसको इस बार चाहिए था पासपोर्ट, क्योंकि उसको देश से कहीं निकल के बाहर जाना था। इसलिए वो डच कपल का हत्या कर देता है, उन लोगों का सामान छीनता है, फिर पासपोर्ट भी छीनता है और वो पासपोर्ट लेके फिर भाग जाता है नेपाल। और नेपाल में जाने के बाद भी वो एक कैनेडियन और अमेरिकन लड़का लड़की को मार देता है, लूट देता है और उन लोगों का जलाकर हत्या करके फेंक देता है। ये कांड करते ही वो लोग फिर थाईलैंड वापस जाते हैं। फिर थाईलैंड में उन लोगों का नाम होता है वांटेड लिस्ट पे। फिर वो पुलिस को कुछ रिश्वत विश्वत देता है, फिर एक ट्रक लेके इंडिया में घुस जाता है। इंडिया में एक दिन विलेन को अशोका होटल में सोने का बहुत बड़ा दुकान दिखा। हाई सिक्योरिटी 5 स्टार होटल में वो आसानी से नहीं घुस सकता था, इसलिए उसको चाहिए था एक कमरा ठीक ज्वेलरी दुकान के ऊपर। पर फंडा ये था कि वो कमरा पहले से ही बुक हो गया था। वो कमरा ग्लोरिया के नाम पे बुक हो गया था। वो एक डांसर थी और उसी शाम उस होटल में परफॉर्म करने वाली थी। फिर विलेन को और क्या चाहिए था। फिर विलेन ने उस ग्लोरिया से मुलाकात की, फिर उसने बहुत बड़ा बातें की। उसने खुद को बताया कि मैं एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल होटल चेन का मालिक हूँ और ऐसे ऐसे करते वो अपने बातों में फंसा लिया और उसी शाम वो ग्लोरिया को प्रपोज भी कर दिया। और ग्लोरिया भी बहुत खुश हो गई क्योंकि उसको एक इंटरनेशनल होटल चेन के मालिक ने प्रपोज किया था। फिर उसने विलेन को लेके होटल के कमरे में चली गई। फिर शाम होते ही ग्लोरिया को अपना डांस परफॉर्म करना था, तो वो नाइट क्लब चली गई उसी होटल का। तो विलन ठहरा अकेला। फिर उसको क्या करना था, उसने ड्रिल मशीन उठाया, फिर छेद किया फ्लोर में,
तो वो छेद कर ही रहा था, कर ही रहा था। उसी बीच उसका ड्रिल मशीन टूट जाता है। उसका सारा सपना पानी में बहने वाला था। इसी वक्त उसने प्लान बी बनाया। जब ग्लोरिया शाम को वापस रूम में आ गई तो उसने फोन मिलाया उस जेवर वाले को और बोला कि मैं नेपाल का प्रिंस हूँ और मैं सारा वो खजाना जो भी है वो इधर देखना चाहता हूँ और ग्लोरिया पे टेस्ट करना चाहता हूँ और मैं वो सब खरीदूंगा बोल के। फिर दुकान वाले ने अपने आदमी को भेज दिया। तो उसने क्या किया, जो आदमी लेके आया था उसको कुछ ड्रग्स वक्स दे दिया और उसके हाथ से चाबी छीन गया। तो चाबी लेके जब सारे लोग सो गए तो वो घुस गया उस दुकान के अंदर। तो वहां से चोरी करके बहुत महंगा 15 लाख का हीरा लेके वो वहां से फरार। फिर उसका वो चोरी का सिलसिला चलता गया। कभी वो पाकिस्तान में जाके महंगे महंगे गाड़ी उठा के इंडिया लेके बेच देता, कभी वो अफगानिस्तान चलाता था, कभी वो स्विट्जरलैंड जाके चोरी करता। उसने किसी भी देश को नहीं छोड़ा, वो हर देश में चोरी करता था। एक बार उसने दिल्ली में फ्रांस से आए हुए 20 इंडियन स्टूडेंट्स को पानी में ड्रग्स मिला कर दिया। उसका नजर था उन लोगों का कीमती सामान पर और वो पानी देता चला रहा था। उसी वक्त एक स्टूडेंट्स ने वो पानी पी ली तो ओवरडोज की वजह से वो बेहोश हो गया और उन लोगों ने पुलिस को फोन कर दी। तो पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया और उसको अभी भेजने वाले थे तिहाड़ जेल, जो कि इंडिया का सबसे सुरक्षित जेल था और उसको उधर रहना था 11 साल के लिए। पर कहानी यही रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि वो तो था सातिर। वो जेल के अंदर भी उस धमाके करने वाला था। वो इंडिया के जेल के अंदर भी बहुत ऐश और आराम से रहता है, क्योंकि वो हर एक को अपने आसपास के जो भी लोग होते थे, जो जेलर भी होते थे और जो कैदी भी होते थे, वो सबको अपने बातों में फंसा कर उलझा कर सबको अपने हाथ में ले लेता था और फिर वो अपनी लाइफ बिंदास जी रहा होता है जेल के अंदर ही। फिर उसी बीच थाईलैंड सरकार बोलती है कि इसने बहुत सा कारनामे इधर भी किया हुआ है, इसका सजा खत्म होने के बाद हमारे हवाले कर दो। पर विलेन को क्या था कि उसको थाईलैंड के हवाले नहीं होना था, क्योंकि अगर वो थाईलैंड के हवाले हो जाएगा तो उसका तो मौत का सजा पक्की है। इंडिया में तो था उसका मजे ही मजे, क्योंकि सब लोग उसका बात मानते थे। तो फिर एक दिन उसने एक प्लान बनाना चालू किया। उसने सबको बोला कि मेरा बर्थडे आने वाला है, तो मैं बर्थडे में सबको एक पार्टी दूंगा, तो सब लोग सेलिब्रेट कर लेना। तो सबने बोला ठीक है भाई, मस्ती करेंगे। तो उसने क्या किया, सबको चॉकलेट दे दिया, सबको केक दे दिया और सबने बहुत खाया। पर किसी को पता नहीं था कि वो हर एक चॉकलेट पे और हर एक केक पे उसने ड्रग्स भरा हुआ था। और इंडिया के सबसे सुरक्षित तिहाड़ जेल भी है कौन है भाई, सब लोग बेहोश पड़े हैं उधर, कोई भी नहीं है। तो वो निकल जाता है उधर अपने साथी के साथ, तो पूरा हीरो स्टाइल में जेलर के साथ वो सेल्फी ले लेता है और जाता है फिर गोवा घूमने टहलने के लिए। फिर उधर वो दूसरा पुलिस आके उसको पकड़ लेता है, क्योंकि उसको तो भागना ही नहीं था, उसको तो इंडिया में ही रहना था। अगर वो थाईलैंड जाता और किसी और देश जाता तो उसको मौत को सजा हो जाती थी। इसलिए तो वो फिर आ गया जेल के अंदर ही, उसका 10 साल और सजा ऐड हो गई। और थाईलैंड में ऐसा था कि किसी भी मुद्दा जो 20 साल पुराना होता था वो डिसमिस हो जाता था, वो कोई भी नहीं देखता था। इसलिए अगर वो 10 साल इधर इंडिया में ही रहेगा तो उसका उधर सजा डिसमिस हो जाएगा। तो बहुत मजे से वो इंडिया में रहा 10 साल, फिर और सजा काटा। फिर उसके बाद वो फ्रांस चला गया और फ्रांस में जाके वो इतना फेमस हुआ भाई, बात ही छोड़ दो भाई। उसने बुक भी लिखा, वो अपने सारे कारनामे उस बुक में लिखे। उसको इंटरव्यू के लिए इतना कल आया, इंटरव्यू देने वो जाता था और हर एक इंटरव्यू का वो बहुत सारा लाखों लाख वो डॉलर चार्ज करता था। वो अभी अपना इंस्पिरेशन जैसे वो सुनाता रहता था अपना कहानी। फिर क्या था, ऐसे उसने एक गलती कर दी। वो टहलने के लिए उसने सोचा अभी नेपाल चले जाता हूँ। फिर नेपाल में कानून क्या था कि अगर आप कोई भी मर्डर करते हो तो वो सालों साल, जितने भी साल हो इंजाम लगेगा, आपको जेल जाना ही पड़ेगा। उसका कोई भी डिसमिस नहीं होता है उधर। तो वो नेपाल गया, तो उधर जाते वो वांटेड लिस्ट में था, तो उसको पकड़ के फिर जेल में डाल दिया। अभी वो गया बहुत लंबा समय के लिए अंदर, वो गया 20 साल के लिए अंदर। तो नेपाल के जेल के अंदर भी उसने एक अपनी वकील के बेटी के साथ शादी कर ली, जो कि था उससे 44 साल छोटी। वो लड़की थी सिर्फ 20 साल की और वो था 64 साल का। तो आप जान सकते हो भाई उसका चाम कितना अलग होगा, वो कितना अलग आदमी होगा। वो सबको कहता था कि जब तक मैं बोल सकता हूँ तब तक मैं लोगों को मना सकता हूँ, किसी भी बात पे मैं लोगों को मना सकता हूँ। और ये कहानी था भाई चार्ल्स सोब्रास की, जो एक ऐसा नाम था जो क्राइम, चाम और चालाकी का
परफेक्ट एग्जाम्पल था। अभी वो 2022 में वो बाहर हो चुका है, तो अभी बाहर घूम रहा है, आज़ादी के साथ घूम रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है, उसका अगला शिकार कोई होगा या नहीं होगा, या क्या होगा? अगर आपको इस कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।